में आ गया? चालू कर दिया? सुनिए, मैंने आपको बेटा कल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को 2 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया था, एक कंडक्शन जोन और एक एक्सचेंज जोन। समझ में आ गया होगा सबको? आया कि नहीं आया? थोड़ा सा और इंक्रीज करो, हल्का सा वॉल्यूम इंक्रीज करो, हल्का सा कर दिया। सुनिए बेटा, आज हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था, इसको अगेन बेटा मैं क्लासिफाई करूंगा या इसको डिवाइड करूंगा, लेकिन जोन के अंदर नहीं, ट्रीज के अंदर डिवाइड करूंगा कि बेटा ये जो आपका रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है ना बेटा, वो एक तो कंडक्शन जोन और एक एक्सचेंज जोन। लेकिन मैं एक बात और बोलूंगा, इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर बेटा 2 टाइप के ट्रीज भी देखने को मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं बताऊंगा जरा। एक का तो नाम होता है ब्रोंकियोल्स ट्री और एक का नाम होता है बेटा रेस्पिरेटरी ट्री। अब सुनना जरा एक बात, मैं आपको समझाऊंगा बेटा कि किसको बोलते हैं ब्रोंकियोल ट्री। ब्रोंकियोल ट्री की यदि बेटा मैं बात करूं आप लोगों से, तो हमारा जो कंडक्शन जोन था ना, जिसके अंदर आपने पढ़ा था प्राइमरी ब्रोंकाई, इस प्राइमरी ब्रोंकाई से लेकर बेटा टर्मिनल जो ब्रोंकियोल्स होती है, उस एरिया को बेटा या उस ट्री को हम लोग नाम देते हैं ब्रोंकियोल ट्री। और बेटा एक थी आपकी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से लेकर कहां तक का बेटा, एल्वियोलाई तक का जो स्ट्रक्चर था, उसको हम लोग नाम देते हैं रेस्पिरेटरी ट्री। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यहां पर, इसके सारे फीचर्स आप जानते हो कि बेटा प्राइमरी ब्रोंकाई से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल तक ये आपका ब्रोंकियोल ट्री है, और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से लेके एल्वियोलाई तक ये आपका रेस्पिरेटरी ट्री है। एक बात बोलूं मैं आपको कि जो ब्रोंकियोल ट्री होता है, दिस इज प्रेजेंट इन कंडक्शन जोन, बट वी कांट से कंडक्शन जोन डायरेक्ट रेफर टू ब्रोंकियोल ट्री, बट वी कैन से रेस्पिरेटरी ट्री इज डायरेक्ट रेफर टू एक्सचेंज जोन, क्योंकि हकीकत में जो एक्सचेंज जोन था वही रेस्पिरेटरी ट्री है। कल की क्लास में याद करो, एक्सचेंज जोन कहां से बिगिंस होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से अप टू एल्वियोलाई। बट बेटा कंडक्शन जोन बिगिंस कहां से हुआ था, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। टर्मिनेशन पॉइंट तो सेम है। अब मैं एक लाइन बोलूं आपको, बताना मुझे ट्रू है कि फॉल्स है। वो क्या है बेटा, स्टेटमेंट सुनना। कंडक्शन जोन इज नॉट डायरेक्ट रेफर्ड टू ब्रोंकियोल ट्री एंड रेस्पिरेटरी ट्री डायरेक्ट रेफर्ड टू एक्सचेंज जोन, but the termination point of conduction zone and bronchial tree and the termination point of respiratory tree and action zone is similar.
वो सही की गलत है? बिल्कुल सही है। देखो, कंडक्शन जोन ब्रोंकियल ट्री तो नहीं है, बट रेस्पिरेटरी ट्री कौन है? एक्शन जोन। लेकिन बेटा टर्मिनेशन पॉइंट तो दोनों में सिमिलर है। कंडक्शन जोन का टर्मिनल पॉइंट क्या होता है? टर्मिनल ब्रोंकियल। और ब्रोंकियल ट्री का भी कौन है? टर्मिनल ब्रोंकियल। टर्मिनेशन पॉइंट रेस्पिरेटरी ट्री का भी कौन है? एल्वियोलाई। और बेटा एक्शन जोन का भी कौन है? एल्वियोलाई। कैसे भी क्वेश्चन आए परेशान तो नहीं होगे। किसने किया है? सीधा उल्टा कर इसको। देखो इधर रेस्पिरेटरी ट्री के बारे में एक लाइन लिख देता हूं बस, कि जो रेस्पिरेटरी ट्री है ये इक्वल है भाई साहब किसके? एक्सचेंज जोन के। बट यहां पर लिख देता हूं कौन सा ट्री? ब्रोंकियल ट्री इज नॉट इक्वल टू कौन सा जोन? कंडक्शन जोन। बट एक सिमिलरिटी जरूर है, टर्मिनेशन पॉइंट दोनों के कैसे हैं? सेम। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ हो तो मेरे से पूछ ले, कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है उसका नाम होता है बेटा लंग्स। क्योंकि मैंने कल ह्यूमन का बेटा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था उसको 2 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया था। एक तो था रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक कौन था? लंग्स। अभी हमको कौन देखना है? लंग्स देखना है बेटा। सुनना जरा बेटा, मैं आपसे बात करूंगा लंग्स के बारे में, तो एक बात सुनिएगा जरा। कुछ एक चीजें तो आप लंग्स के बारे में जानते हैं और लिख भी लेते हैं उनको। पहला पॉइंट तो यही कि ये आपका, मेरा भी है ना, मेन रेस्पिरेटरी कौन है? ऑर्गन। पता है ना सबको? एक पॉइंट यह भी पता है आपको लंग्स के बारे में कि लंग्स जो होते हैं ना वो एक पेयर्ड ऑर्गन है। कितने होते हैं ये नंबर में? 2 ही होते हैं ना? हाँ फिर ठीक है। और कहां पर प्रेजेंट होते हैं ये? प्रेजेंट इन, यार इतना तो आपको पता होना चाहिए, थोरेसिक कैविटी। अब सुनना बेटा जरा, ये एक बहुत नया वर्ड आ गया, थोरेसिक कैविटी। ये थोरेसिक कैविटी क्या होती है? किसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं? इसको कौन सराउंड करता है? कौन इसका फॉर्मेशन करता है? वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना सा याद रख लो कि लंग्स जो होता है ना वो थोरेसिक कैविटी में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एक बात तो आपको पता है सबको कि लंग्स की यदि बेटा मैं आपको क्वालिटीज की बात करूं तो एक वर्ड तो आप मुझे सब बोल देंगे कि लंग्स जो होता है ना वो स्पॉन्जी होता है। लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, लंग्स सॉलिड होता है कि होलो होता है? सोचो, लंग्स जो है हमारा उसको आप सॉलिड ऑर्गन में कंसीडर करोगे कि होलो ऑर्गन्स में? सॉलिड ऑर्गन में करते हैं बेटा, ऐसा मत सोचना इसके अंदर तो एल्वियोलाई होती है। सर एल्वियोलाई तो एयर सैक ऑफ लंग्स, वहां तो एयर आती है तो होलो होना चाहिए ना बेटा। हमारी जूलॉजी का क्लासिफाई करने का तरीका अलग है। जहां सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होती है उसको हम लोग कौन सा ऑर्गन मानते हैं? होलो। और जहां सेंट्रल कैविटी नहीं होती उसको क्या मानते हैं? सॉलिड। तो जो लंग्स होता है ना बेटा ये स्पॉन्जी भी होता है और कैसा भी होता है? सॉलिड। सॉलिड क्यों है बेटा? कि यहां पर जो सेंट्रल कैविटी है वो क्या होती है? एब्सेंट। अब बेटा सेंट्रल कैविटी को कौन एब्सेंट करता है? देखना जरा, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बेटा हमारा जो ये लंग्स होता है ना, लंग्स
इस लंग्स के अंदर कुछ बैग लाइक्स स्ट्रक्चर पाई जाती है, और लंग्स के अंदर बेटा जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, उन स्ट्रक्चर का नाम आप सब जानते हैं, उनको आप लोग बोलते हो एल्वियोलाई। और मैं दोनों लंग्स की बात करूं तो दोनों लंग्स के अंदर बेटा अप्रोक्सीमेट 300 मिलियन इन बोथ लंग्स। अब आप सोचो जरा बेटा, 1 मिलियन बोले तो 10 लाख, 300 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट है लंग्स के अंदर। यह आपको लगता है कहीं से भी कि होलो हो सकता है? यह कैसा होता है? सॉलिड। अब बेटा मैं इसे क्या समझाना चाह रहा हूं, देखना जरा। मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और वहां मैं आपको बोला था कि गैसियस एक्सचेंज यदि लंग्स करता है तो मैं ये बोल सकता हूं कि लंग्स नहीं करता गैसियस एक्सचेंज। लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होती है जो गैसियस एक्सचेंज करती है, और गैसियस एक्सचेंज का जो मेन टारगेट था वो था प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। पता है ना आपको, गैसियस एक्सचेंज होगा तो O2 किस में जाएगी? लंग्स से किस में जाएगी? ब्लड में। तो ब्लड का क्या होगा? प्यूरिफिकेशन। बेटा हकीकत में लंग्स के अंदर जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है गैसियस एक्सचेंज, उसको कोई और नहीं करवाता, बैग लाइक स्ट्रक्चर करवाती है बोले तो एल्वियोलाई। और आज मैंने आपको बता दिया कि बोथ लंग्स कंटेन्स 300 मिलियन एल्वियोलाई। मतलब हकीकत में बोलूं तो इस लंग्स को स्ट्रक्चर देने वाला भी कौन है? एल्वियोलाई। सो वी कैन से एल्वियोलाई इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। जैसे किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है, जैसे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन होता है, जैसे लीवर के अंदर लोब्यूल होता है, ऐसे ही बेटा लंग्स के अंदर कौन होता है? एल्वियोलाई। तो इस बात को मत भूलना कि ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता रहा हूं एल्वियोलाई, ये बेटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कौन है? लंग्स, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? एल्वियोलाई के नाम से जानते हैं। अब बेटा मुझे आप एक बात बताइए, मैं आपसे सिंपल से एक वर्ड में लंग्स का फंक्शन पूछूं तो लंग्स क्यों आया हमारी बॉडी में? बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म तो प्लांट्स भी हैं, मैं प्लांट्स की बात नहीं करूंगा फिर बॉडी। अब क्या करूं, लेकिन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि प्लांट्स भी होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो भाई उनमें लंग्स क्यों नहीं होता? रेस्पिरेशन तो वो भी करते हैं, नहीं करते क्या? हमने तो कभी नहीं सुना कि हमारे प्लांट को टीबी हो गई, सुना कभी? लंग्स होते ही नहीं, क्यों नहीं होते? अब आप बोलोगे सर उनको तो जरूरत ही नहीं है, उन्हें तो वेंटिकल्स वगैरह होते हैं, उन्हीं से वो रेस्पिरेशन कर लेते हैं, पोर वगैरह जो होते हैं डायरेक्ट। बेटा जब प्लांट्स के पास में ब्लड ही नहीं है तो प्यूरिफिकेशन किसका? अब ब्लड क्यों नहीं है पता है आप लोगों को? चलो कोई ना, वो मेरा टॉपिक रह जाएगा। चलो कोई इधर देखो बेटा, इधर आ जाओ आप। एक वर्ड याद रख लो बस कि लंग्स के बारे में छोटी सी पहले तो ये जानकारी आप याद रख लेना जिस पर ऑब्जेक्टिव आते रहते हैं। और एक बात और वो ये है बेटा, थोड़ा फंक्शन बता देता हूं मैं आपको कि इसका फंक्शन क्या है लंग्स का। तो इसका फंक्शन होता है बेटा प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। बेटा याद करो, मैंने टिश्यू के अंदर आपको दो चीजों पर बहुत ध्यान दिया था।
एक प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड और एक फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड का जो फंक्शन है वो कौन से प्लेस पर होता है? लंग्स पर। आगे समझ में? थोड़ा बेटा हम लोग अब लंग्स के बारे में इतनी बातें चल रही हैं तो थोड़ा हम इसका क्या भी देख लेते हैं, स्ट्रक्चर कि लंग्स कैसा होता है, कैसा बना होता है। ओवरव्यू डायग्राम बेटा थोड़ा देख लेना, सम टाइम क्वेश्चंस आ जाता है, कैसे आता है वो भी बता दूंगा। सुनिएगा बेटा, देखो इधर पूरा ध्यान बोर्ड पर रखना अभी आप लोग। यदि बेटा मैं आपसे लंग्स के स्ट्रक्चर की बात करूं तो बेटा इतना तो मैंने आपको बता दिया कि लंग्स जो होता है ना बेटा वो पेयर में प्रेजेंट होता है। यदि बेटा मैं इसके पेयरिंग की बात करूं तो इसको आप एनाटॉमिकल पोजीशन ये समझना, ये बेटा राइट लंग है और ये कौन सा है? लेफ्ट। राइट साइड के बेटा मैं लंग्स की आप लोगों से बात करूं तो ये भी लिख देता हूं बेटा कि राइट साइड का बेटा जो लंग्स होता है डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, और बेटा जो लेफ्ट साइड का बेटा जो लंग्स होता है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 2 पार्ट्स में। इस तरीके से। अब बेटा अगला इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है बताता हूं आपको कि लंग्स जो होता है ना बेटा 2 मेम्ब्रेन से एनक्लोज होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था मेसोथेलियम के कॉन्सेप्ट में। जो आउटर लेयर है इसका नाम होता है बेटा पैराइटल प्लूरा, और जो इनर लेयर होती है इसका नाम होता है बेटा विसरल प्लूरा। बेटा बाहर वाली पैराइटल प्लूरा, अंदर वाली बेटा विसरल प्लूरा, इन दोनों के बीच में क्या पाई जाती है? एक कैविटी। और ये जो कैविटी होती है इसका नाम होता है बेटा प्लूरल कैविटी, या इसको बोलते हैं प्लूरल स्पेस। और इस प्लूरल स्पेस के अंदर बेटा एक फ्लूइड पाया जाता है जिस फ्लूइड का नाम होता है प्लूरल फ्लूइड। और ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है बेटा ये एक तरीके से बोलूं तो प्रोटेक्शन करता है फ्रिक्शन से, मतलब सरफेक्टेंट की तरह बेटा बिहेव करता है। ये कौन? प्लूरल फ्लूइड। समटाइम क्या होता है बेटा, एनसीईआरटी लिखती है कि कोई इंफेक्शन हो जाता है, कोई भी बैक्टीरिया का, वायरस का, समटाइम हमारी बॉडी में क्या हो जाता है? इन्फेक्शन। और उस इन्फेक्शन से क्या होता है बेटा कि ये जो आपका प्लूरल फ्लूइड है ये क्या हो जाता है? इंक्रीज। और ये जो बीमारी होती है ना, ये जो डिजीज होती है इसका नाम होता है प्लूरसी, या इसको बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन, जिसको हम आम बोलचाल में आप बोलते हो फेफड़ों में पानी भरना।
और उसके फेफड़ों में पानी भर गया, सुना कभी? सुना क्या? फेफड़ों में पानी ना भरता सबमर्सिबल थोड़ी लग रही है बेटा। प्लूरल फ्लूइड क्या हो जाता है? इंक्रीज। और इस डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूरसी। अब बेटा सुनना जरा, इस डिजीज का नाम तो प्लूरसी होता है, लेकिन इस डिजीज का बेटा एक सिम्टम है। और वो क्या सिम्टम्स होता है? कि इन पेशेंट को डिफिकल्टी होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, इनको सांस लेने में बेटा तकलीफ होती है। और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग को बेटा ये चैप्टर एक टर्म देता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं डिस्पीनिया। क्या बोलते हैं बेटा? डिस्पीनिया। इस बात को याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है ये। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग नोन एज डिस्पीनिया। क्या बोलते हैं इसको? डिस्पीनिया। एक कंडीशन होती है एपनिया और एक होता है डिस्पीनिया। भाई साहब ब्रीदिंग कंप्लीट एब्सेंट हो जाए, एपनिया बोलते हैं उसको, जैसे ड्राउनिंग में हो जाती है। और ब्रीदिंग हो तो रही है बट डिफिकल्टी हो रही है, बोले तो डिस्पीनिया। आगे बात समझ में? वैसे भी एक बात बोलूं मैं आपको, ये डिस जो टर्म है ना बेटा, एक नॉर्मल टर्म है, एबनॉर्मलिटी के लिए आती है ये। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग क्या बोलोगे इसको? डिस्पीनिया। कोई दिक्कत किसी को? एक बात और बोल देता हूं, क्वेश्चन तो आता नहीं है बट वैसे लिखा देता हूं कि बेटा जो लेफ्ट साइड का जो लंग्स होता है ना, वो हल्का सा छोटा भी होता है राइट के कंपैरिजन में। और इसमें क्या होता है बेटा, एक नोच बन जाती है जिस जगह पर हाइट रहता है, और इस नोच का नाम होता है कार्डियक नोच। एक बात बताओ मुझे, हाइट कहां होता है हमारा? लेफ्ट सेंट्रिक, मिड सेंट्रिक कहां होता है? मिड सेंट्रिक होता है बेटा, लेफ्ट मत बोल देना, मैं पढ़ाऊंगा उसको। इस नोच में आ जाता है वो एक्सटेंड करके, बट वो लेफ्ट सेंट्रिक नहीं होता, मिड सेंट्रिक होता है, बिल्कुल मिड में होता है वो, कंप्लीट मिड में। ठीक है, तो बेटा ये मैंने आपको कुछ सुपरफिशियल बात बता दी लंग्स के बारे में, कि लंग्स जो होता है उसकी मेम्ब्रेन कैसी, सॉलिड होता है, स्पॉन्जी होता है, एल्वेलाई प्रेजेंट होती है। इतना सा बेटा लंग्स के बारे में हमको दे रखा है। लेकिन एक बहुत बेहतरीन टॉपिक जिसको मैंने आपको पीछे छोड़ दिया, जिसका नाम था थोरेसिक कैविटी। अब ये इस चैप्टर को आगे लेके जाएगा। कैसे लेके जाएगा? सुनना बेटा, मेरा जो नेक्स्ट फोकस है वो इस टॉपिक को समझाने पर रहेगा जिसका नाम है थोरेसिक कैविटी। बेटा क्या है थोरेसिक कैविटी? देखो जरा, दो बातें आपको पता है थोरेसिक कैविटी के बारे में, कि थोरेसिक कैविटी के अंदर आपके लंग्स प्रेजेंट होते हैं, यस और नो? हार्ट भी प्रेजेंट होता है बेटा, लंग्स ही नहीं होता, हार्ट भी थोरेसिक कैविटी में ही होता है। क्या होती है थोरेसिक कैविटी? देखो जरा, थोरेसिक कैविटी को समझाने के लिए बेटा मुझे आपको एक टर्म समझानी पड़ेगी जिसका नाम होता है थोरेसिक केज। थोरेसिक केज जैसे स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम। बेटा थोरेसिक केज आपकी तब समझ में आएगा तब आप कुछ सरफेस के नाम जान लो। जैसे मान लीजिए ये कोई बेटा ऑर्गन है, ठीक है, इस ऑर्गन की बेटा ये जो सरफेस होती है इसको बोलते हैं एंटीरियर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पोस्टीरियर, इसको बोलते हैं वेंट्रल, ये होता है डॉर्सल, और एक कौन होता है? लेटरल। समझ में आ गया? एंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रल, डॉर्सल, लेटरल। कम टू अंडरस्टैंड? सुनो,
ये बेटा आपकी थोरेसिक कैविटी, इसको मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बात बोल देता हूं बेटा, थोरेसिक कैविटी वो कैविटी होती है जिसको कौन सराउंड करता है? थोरेसिक केज। अब इस थोरेसिक केज को आप पढ़ लो कि इस थोरेसिक केज को कौन मिलकर बना रहा है, थोरेसिक कैविटी अपने आप समझ में आ जाएगी। सुनना बेटा, मेरे साथ ही डायग्राम ड्रॉ कर लेना। इस थोरेसिक केज की मैं बात करूं आप लोगों से तो क्या कुछ इसके अंदर होता है, पूरा ध्यान बोर्ड पर। देखो बेटा, बिल्कुल मिड में मैंने एक बोन बनाई है। इस बोन का नाम होता है बेटा स्टर्नम। इस स्टर्नम से बेटा देखो जरा इधर देखो पूरा, ये स्टर्नम, इस स्टर्नम से बेटा सबसे इसके अपर पार्ट में एक कॉलर में से एक बोन आती है, इसको बोलते हैं क्लेविकल या कॉलर बोन भी इसको बोलते हैं। वो अटैच होती है बेटा सबसे ऊपर आके इस तरीके से। ये जो बोन है, इस बोन का नाम होता है क्लेविकल। और क्लेविकल के नीचे बेटा इस स्टर्नम से जो अटैच रहती हैं उनको तो आप सब जानते हो, क्या बोलते हैं इनको? रिब्स। अब सुनना बेटा, जहां पर बेटा रिब्स एंड होती हैं वहां पर एक स्ट्रक्चर्स मिलती है, कैसी बताता हूं आपको उसको अभी। ये जो स्ट्रक्चर है बेटा डोम शेप स्ट्रक्चर, सब जानते हो ना इसका नाम? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, शायद ये नहीं होना तो रेस्पिरेशन ही ना हो। और ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम होता है बेटा डायफ्राम। देखो जरा, इसको बोलते हैं डायफ्राम। क्यों लगा रहा हूं बेटा इसे एरो, अभी समझा दूंगा। अब बेटा देखो, मैं थोरेसिक केज को कौन कौन कैसे कैसे मिलकर बनाता है पूरा ध्यान यहां देना। और यदि ये थोरेसिक केज आपकी समझ में आ गया ना तो बेटा इसमें मसल्स आती हैं, डायफ्राम, इंटरकॉस्टल मसल, ये आपकी समझ में आ जाएंगी। और यदि मसल समझ में आ गई और डायफ्राम समझ में आ गया, ब्रीदिंग को आज ही खत्म करा दूंगा चुटकियों में, पर ध्यान यहां रखना। देखो बेटा इधर कुछ भी नहीं रटना हमको। मैं सबसे पहले थोरेसिक केज का सरफेस समझाता हूं आपको, जिसका नाम है एंटीरियर सरफेस। कौन कौन है बेटा जो इस एंटीरियर सरफेस को मिलकर बनाते हैं? तो एक तो, अरे एंटीरियर ये थोड़ी ना है, ये रहा एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये तो वेंट्रल है, ये डॉर्सल है, और ये कौन है? लैटरल। तो बेटा एंटीरियर पार्ट में एक तो कौन है आपकी? क्लेविकल, और उसके अलावा कौन है? नेक। तो एंटीरियर पार्ट को बेटा एक तो कौन बना रहा है? क्लेविकल, और दूसरा कौन? नेक। इसके बाद बात करूंगा मैं थोरेसिक केज के पोस्टीरियर रिलेशन का या पोस्टीरियर सरफेस का। यदि मैं पोस्टीरियर सरफेस की बात करूं
तो बेटा यहां मुझे सुनना जरा, मुझे एक कागज दो जरा, सुनिए बेटा। ये डायफ्राम जो मैंने आपको बनाया है ये 2D है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता है बेटा, इस तरीके से। मतलब डायफ्राम वेंट्रल सरफेस से और कहां तक होता है, डॉर्सल तक, कंप्लीट ऐसे होता है बेटा ये डोम शेप का। और इस डायफ्राम को बेटा एक ट्यूब क्रॉस करती है इस तरीके से, उसका नाम होता है इंफीरियर वेना केवा, जो हमारे लोअर पार्ट के इंप्योर ब्लड को राइट एट्रियम में जाके छोड़ती है। मतलब बेटा एक बात मैं बोलूं कि ये डायफ्राम ही है जिसके ऊपर तो कौन होता है, थोरेसिक कैविटी, और जिसके बिलो कौन होता है, एब्डोमिनल कैविटी। यदि बेटा एबव द डायफ्राम बात करो तो थोरेसिक कैविटी, और बिलो द डायफ्राम बात करो तो कौन, एब्डोमिनल कैविटी। और ये डायफ्राम नीचे से ऐसा रहता है बेटा कंप्लीट वेंट्रल टू डॉर्सल, और यहां से एक ट्यूब ऐसे निकलती है, बिल्कुल ट्यूब के लायक की जगह होती है बेटा, उसका नाम होता है इंफीरियर वेना केवा, आईवीसी। समझ में आ गया? अब बेटा मैं इसको क्यों समझा रहा हूं देखना, इतना इजी रेस्पिरेशन कर दूंगा आपका, मजा आएगा आपको पढ़ के। पोस्टीरियर सरफेस को एक तो आपका बना रहा है डायफ्राम, और डायफ्राम के साथ आईवीसी, इंफीरियर वेना केवा। अब बेटा पोस्टीरियर को पढ़ने के बाद मैं आपको अब बात करूंगा कौन से सरफेस का, वेंट्रल सरफेस का। यदि मैं वेंट्रल सरफेस की बात करूं तो दो चीजें तो आपको क्लियर दिखाई दे रही हैं, एक स्टर्नम और दूसरा रिब्स। लेकिन बेटा इन रिब्स के बिटवीन एक स्पेसिफिक टाइप की मसल्स पाई जाती हैं जिनका नाम होता है आईसीएम, इंटरकॉस्टल मसल। तो बेटा वेंट्रल को कौन कौन मिलकर बनाता है, एक तो स्टर्नम, और दूसरा स्टर्नम के साथ कौन, रिब्स, और रिब्स के बीच में इंटरकॉस्टल मसल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया इतना? अब बेटा मैं आपसे बात करूंगा इधर एक सरफेस जिसका नाम होगा डॉर्सल सरफेस। वहां पर एक तो होता है आपका वर्टिब्रल कॉलम और एक कौन होती है, रिब्स। वर्टिब्रल कॉलम प्लस कौन बोलो बेटा, रिब्स। अब एक सरफेस रह गई जिसका नाम है कौन सी सरफेस, अरे बोल दो ना यार, लेटरल सरफेस। इसको ओनली कौन बनाएगा, रिब्स, कोई नहीं है रिब्स के अलावा इनका साथी। अब सुनिएगा बेटा, इधर ध्यान दो, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसका नाम होता है थोरेसिक केज, और थोरेसिक केज जिस एरिया को कवर करता है उसी का नाम होता है थोरेसिक कैविटी, और उसका जो वॉल्यूम होता है उसको बोलते हैं थोरेसिक वॉल्यूम। अब बेटा मुझे थोरेसिक केज के अंदर दो चीजों पर फोकस करना है, उसमें एक तो मैं फोकस करूंगा डायफ्राम पर और एक फोकस करूंगा इंटरकॉस्टल मसल पर, क्योंकि बेटा एक टॉपिक आता है मसल्स एसेसरी इन ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन। ये दो ही मसल होती है, एब्डोमिनल भी होती हैं बट उनका इतना ज्यादा फंक्शन नहीं है। अब मैं आपको एक बात बोलूं, मैंने एरो क्यों लगाया है, एक बात बताता हूं आपको, चलो देखो जरा। मैं भी आपको डायफ्राम को पढ़ाना शुरू करता हूं, पहले
फिर आपको बताऊंगा इस एरो का मतलब क्या था। पर एक टॉपिक डाल देता हूं, मसल्स एसेसरी इन रेस्पायरेशन या ब्रीदिंग। देखो बेटा, जब ब्रीदिंग की मैं एसेसरी मसल्स की बात करूंगा तो यहां पर मैं आप लोगों से 3 मसल्स की बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों से डायफ्राम के बारे में। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा इंटरकॉस्टल मसल के बारे में, और 3rd नंबर पर मैं आपसे बात करूंगा एब्डोमिनल मसल, जो हमको बिल्कुल नहीं पढ़नी है, एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है बस इसका। मेनली हमारा फोकस रहेगा डायफ्राम पर और आईसीएम पर। पहले मैं आपको डायफ्राम को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। नंबर 1 बेटा, डायफ्राम। डायफ्राम के बारे में आप एक बात तो जान गए कि कौन से शेप का होता है। अरे बोलो ना यार, डोम शेप का होता है। देखो बेटा, कौन से शेप का है? डोम शेप का। दूसरा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कहां प्रेजेंट होता है ये? बिटवीन। ऊपर तो कौन सी कैविटी? अरे बोल दो जरा। और नीचे कौन सी कैविटी? एब्डोमिनल कैविटी। ओ बेटा, बहुत खतरनाक वाली बात पे लेके आ रहा हूं, घबराना नहीं। डायफ्राम के अंदर बेटा जो मसल्स होती हैं उनका नाम होता है फ्रेनिक मसल। और बेटा ये जो फ्रेनिक मसल है ना, इनका जो ओरिजिन होता है, कौन होता है? ओरिजिन। ये बेटा लेटरल साइड से होता है। अब मैं इसको क्यों समझा रहा हूं, आओ बेटा मेरे चैप्टर पे देखो। इधर मैंने आपको एरो लगाया लेटरल साइड में। इससे मैं ये शो करना चाह रहा हूं कि डायफ्राम का ओरिजिन लेटरल साइड से होता है। और इसको मैं क्यों आपको बोल रहा हूं, फिर सुन लो। ड्यूरिंग द मसल कंट्रैक्शन, मसल ऑलवेज कॉन्ट्रैक्ट टूवर्ड्स द ओरिजिन साइट। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो मसल बेटा अपनी ओरिजिन साइट की ओर ही कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। इसको यहां बिठा लो कि ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्ट टूवर्ड्स ओरिजिन साइट। अब सुनना जरा, मुझे केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट आप बता दो। आपने पढ़ा होगा आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआईटी, चार्ल्स गैलुसैग वॉयल, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। कुछ पढ़ा है साहब? आज ही पढ़ा है। इतना बता दो बस मुझे कि P जो होता है ना, वो V के इनवर्सली क्या होता है? प्रोपोर्शनल। अब देखो, मैंने आपको ब्रीदिंग पढ़ाया नहीं है, बट मैं ब्रीदिंग आपको भी समझा दूंगा। देखो सुनो जरा, पूरा ध्यान दो इधर। लाला सुन, इधर आओ आप लोग। यदि मान लो बेटा इसी डायफ्राम की फ्रेनिक मसल में कंट्रैक्शन हो जाए, इमेजिनेशन, तो ये जो मसल्स है ना, ओरिजिन साइड की ओर कांटेक्ट होगी, यस और नो? होगी ना? हां कि ना? जब ये बेटा ओरिजिन साइड की ओर कांटेक्ट होगी तो डोम शेप नहीं रह पाएगी, ये कुछ ऐसी हो जाएगी फ्लैट। और ये अटैच है बेटा लोअर रिब्स से और स्टर्नम से भी। तो क्या बताऊं मुझे कि जब ये फ्लैट होगी तो क्या
ये बेटा नीचे की ओर इनकी शिफ्टिंग नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो डायफ्राम की जब फ्रेनिक मसल में होगा कंट्रैक्शन, देन डायफ्राम बिकम फ्लैट, और जब ये फ्लैट होगा तो थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होगा, थोरेसिक वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, और इसके अंदर ही कौन है? लंग्स। तो जब थोरेसिक वॉल्यूम होगा इंक्रीज, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज। और हमको पता है गैसेस जो होती है वो डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट होती है, मींस हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और थोरेसिक वॉल्यूम के इंक्रीज होने से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हो गया डिक्रीज, देन एयर इंटर इनटू एल्वोलाई, बोले तो इंस्पायरेशन। नहीं आया है समझ? हां जी। अब मैंने खाली समझाने का कोशिश किया है आप लोगों को कि डायफ्राम में क्यों आपको पढ़ा रहा हूं, क्या इसका यूज है। कि डायफ्राम के अंदर फ्रेनिक मसल होता है, उसका ओरिजिन कहां से होता है? लेटरल साइड से, ठीक है। इसमें होगा कंट्रैक्शन, तो डायफ्राम आप खुद सोचिए, खींचोगे इसे तो फ्लैट हो जाएगा, तो फ्लैट होके ये यहां पर शिफ्ट हो गया। तो आपको पता है ना कि डायफ्राम के ऊपर कौन सी कैविटी होती? थोरेसिक कैविटी, जो पहले यहां तक थी अब इतना इंक्रीज हो चुकी है। यस और नो? थोरेसिक कैविटी इंक्रीज तो थोरेसिक वॉल्यूम भी इंक्रीज। अब थोरेसिक कैविटी के अंदर कौन है? लंग्स। जब थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो लंग्स के अंदर जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है ना अभी आपको, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अरे ये जब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक घटेगा। और आपको पता है गैस कहां ट्रांसपोर्ट होती है? हाई प्रेशर टू लो। अभी आपका एल्वोलाई का प्रेशर क्या हो चुका है? लो। तो बेटा एयर इंटर इनटू एल्वोलाई, दिस इज इंस्पायरेशन। नहीं आया समझ? बट इतना सा पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बेटा इंटरकॉस्टल मसल्स भी हेल्प करती हैं। और एनसीईआरटी पेज नंबर 271 आप देखेंगे, एनसीईआरटी, उसका नाम एनसीईआरटी, वो ये तो कहती है कि डायफ्राम जब फ्लैट होता है ना तो थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, बट उस वॉल्यूम की बेटा डायरेक्शन दे रखी है, उसकी एक्सिस दे रखी है। जब आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 271 देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में, तो वहां पर लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने कि डायफ्राम की फ्रेनिक मसल्स में होगा कंट्रैक्शन, डायफ्राम बिकम फ्लैट एंड द थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज, बट एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। अब नहीं आया होगा समझ? नहीं आया? हाँ, कैसे है? एनसीईआरटी क्या लिखती है? यहां पर नहीं है, मैं वैसे ही समझा रहा हूं आपको। यहां तो मैं 2 लाइन पढ़ा के निकल जाता, बट मैं रिलेट करना आपको चाह रहा हूं। एनसीईआरटी लिखती है कि डायफ्राम की फ्रेनिक मसल्स में कंट्रैक्शन होगा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अब दिक्कत हो ना तो मेरे को हाँ ना में जवाब देना। जब कंट्रैक्शन होगा देन डायफ्राम बिकम फ्लैट, फ्लैट हो गया। फिर एनसीईआरटी आगे की लाइन लिखती है थोरेसिक कैविटी एंड थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज। कोई दिक्कत? बट उस इंक्रीजमेंट की डायरेक्शन दे रखी है, एक्सिस दे रखा है। अरे डायफ्राम यहां से यहां पहुंच गया तो कौन सा वाला एक्सिस इंक्रीज हुआ है? एंटीरियर पोस्टीरियर। नहीं आया समझ? अभी भी नहीं आया समझ? अब नहीं आया हो ना समझ तो एक बार और समझा दूंगा, बोल दो मेरे को। नहीं आया? भाई अपन लोग इमेजिनरी वाली दुनिया में थोड़ी हैं, हमारा सब कुछ है, एनीथिंग। हम बातें उसी की करते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। आइडियल तो हम बात करते ही नहीं है, क्योंकि आइडियल तो हमारा बॉडी ही नहीं है। डीएनए नेगेटिव चार्ज, न्यूरॉन नेगेटिव चार्ज, मसल्स नेगेटिव चार्ज, हमारे पास सब नेगेटिव, हम पॉजिटिव कहां से होंगे? पॉसिबिलिटी नहीं है ना। इसलिए गलत चीजों को हम जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिकॉज कंप्लीट ह्यूमन बॉडी
नेगेटिव चार्ज, देन वाई विल कम पॉजिटिव, लेकिन हो जाते हैं पॉजिटिव। कैसे, वो मैं बताऊंगा आपको। देखो इधर, इधर सुनिएगा बेटा, ध्यान दो। डायफ्राम समझ में आ गया आपको? अब एक मसल है इंटरकॉस्टल मसल, वो आज तक ना तो बच्चों की समझ में आई और ना आज तक टीचरों की समझ में आई। बट बैच कौन सा है? 44 YN 101 EA। उसका बच्चा भी पढ़ेगा और पढ़ाएगा। अरे पढ़ा भी देंगे आप लोग। देखो इधर, सेकंड मसल जिनका नाम है इंटर कॉस्टल मसल। इतना तो आपको पता है कि इंटरकॉस्टल मसल बिटवीन कहां होती हैं? रिब्स, है ना भाई साहब? अब सुनिएगा जरा इधर, ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती है ना बेटा, ये 2 टाइप की होती हैं। एक का तो नाम होता है EICM और एक का नाम होता है IICM। EICM को आप बोलते हैं एक्स्ट्रा या एक्सटर्नल, बोल दो एक ही बात है। इंटर कॉस्टल मसल और इसका नाम होता है इंटरकॉस्टल मसल। एक वर्ड को पकड़ना और उसी से मसल समझाऊंगा। देखो बेटा, एक्स्ट्रा इंटरकॉस्टल मसल्स, नाम से क्लियर हो रहा है, इट सीम्स टू बी गोइंग आउटसाइड। और बेटा इसमें लिख देता हूं, इट सीम्स टू बी गोइंग इनसाइड। अब देखो बेटा, एक्स्ट्रा इंटरकॉस्टल मसल वो मसल है बेटा जो आपको बाहर निकली हुई सीम हो रही है, और इंटरकॉस्टल मसल वो होती हैं जो रिब्स के बीच में ही होती हैं, बट बेटा वो इनसाइड सीम होती है। कैसे, मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा जरा। कागज देख मुझे जल्दी से, जल्दी दो। मान लो बेटा, इधर ध्यान दो, मेरी जो 4 फिंगर हैं, इनको आप बेटा फिंगर मत समझो, 2 मिनट के लिए आप इनको समझना रिब्स। ये रिब्स हैं बेटा, ये आपकी अपर रिब्स, ये लोअर रिब्स। 12 पेयर होती है ना, 6 पेयर ये, 6 पेयर ये। देखना जरा, एक कंडीशन मैंने ये आपको शो करी है, ये कंडीशन नंबर 1 है, समझ रहे हो आप? और ये मैंने आपको कंडीशन शो करी है, ये कंडीशन नंबर 2 है। समझ रहे हैं आप? यदि इस कंडीशन नंबर 2 को यदि मैं आपको दिखाऊं, गौर से देखो, तो आपको ऐसा लग रहा है ये जो पेपर है ये इनवर्ड जा रहा है, इनसाइड जा रहा है, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है। यस और नो? और यदि मैं आपको कुछ ऐसे दिखाऊं इसे, तो आपको ये लग रहा है कि अंदर से कहां आ रहा है? बाहर की ओर। और इसी से इसका ओरिजिन होता है बेटा। ये आपको बाहर निकला हुआ दिख रहा है ना, तो समझ जाना ये कौन होगी? EICM। अब मान लो ये रिब्स हैं, तो रिब्स का ये सरफेस तो कौन सा होगा? वेंट्रल। और ये सरफेस कौन सा होगा? डॉर्सल। अब मैं आपसे ओरिजिन पूछ रहा हूं EICM का, तो पहले मुझे यह बताओ ये EICM है कि नहीं है? बिल्कुल है, बाहर निकलती हुई दिख रही है ना, तो EICM है।
तो अपर रिब्स का तो कौन सा सरफेस बना रहा है इसको? डोर्सल। बट लोअर रिब्स का कौन सा सरफेस बना रहा है इसको? वेंट्रल। नहीं आया समझ? अच्छा, कितने बच्चों की समझ में नहीं आया? हाथ पर खड़े करो तो। आगे सबके नहीं आया समझ? इधर आ जा बेटा, तू बात कर रहा है उससे यार, है? देखो इधर, देखना बेटा, ये कंडीशन, ये आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे ये मसल अंदर से बाहर आ रही है? यदि अंदर से बाहर आती हुई आपको दिख रही है ना, तो समझ जाना ये EICM होगी। अब मैं इसके ओरिजिन की बात कर रहा हूं। जैसे ये रिब्स हैं, तो रिब्स का ये वाला सरफेस जो आपको दिख रहा है, ये तो होता है वेंट्रल, और जो पीछे वाला जो सरफेस है वो कौन सा होता है? डोर्सल। तो यदि ये मसल है EICM, तो इसका ओरिजिन यदि आप देखेंगे ना, तो अपर रिब्स का तो कौन सा सरफेस बना रहा है? डोर्सल। पीछे वाला ही तो बना रहा है। बट लोअर रिब्स का कौन बना रहा है? वेंट्रल। तो यही इसका ओरिजिन है। अभी आगे समझ? बस, तो ये छोटी सी तो बात थी। कौन सी रिब्स? अपर रिब्स। पहले ओरिजिन लिख देता हूं, देखना बहुत मजा आएगा इसको पढ़ के सच में। और डायफ्राम, इन दोनों को जोड़ के अभी रेस्पिरेशन खत्म कराते हैं बिना पढ़ाए। ऐसा भी हो जाता है कि होता है। ओरिजिन के बारे में बात कर रहे हैं। अपर रिब्स और नीचे कौन? लोअर रिब्स। अब पता है, अब रटना भी मत। आप एक चीज सोचना, EICM है यार, बाहर निकली हुई दिखाई देती है, बाहर निकली दिखाई दे रही है, मतलब ऊपर तो वो अंदर थी, नीचे बाहर आ गई। नीचे बाहर आ गई तो निचली जो वो रिब्स है उनकी कौन सरफेस होगी? वेंट्रल। मेरी बात समझ में? अरे वेंट्रल वाली चीजें तो दिख सकती है आपको। अपर रिब्स का तो कौन सा सरफेस? डोर्सल सरफेस। और लोअर रिब्स का कौन सा सरफेस? भूल तो नहीं जाओगे? कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में, मेरी गारंटी है। इसका ओरिजिन बताऊं मैं आपको, तो भाई साहब बताना जरा। अपर रिब्स का तो कौन हो जाएगा? वेंट्रल। क्योंकि देखो IICM में अंदर जा रही है, मतलब बाहर तो वो दिख रही है, ऊपर की साइड तो बाहर दिख रही है, बट नीचे वो बाहर नहीं दिखेगी तो ही तो अंदर जाएगी। यस और नो? यदि वो ऊपर की साइड में दिख रही है, मतलब अपर रिब्स का वेंट्रल, लोअर का डोर्सल। अभी भी समझ में नहीं आया हो ना, तो मेरे से और पूछ लेना भाई। बट दोस्तों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म वो जीना चाहता है। मैं भी जीना। चलो बेटा कोई बात नहीं। अब देखो मैं इसको क्यों आपको पढ़ा रहा हूं, EICM को और IICM को। टॉपिक पे आओ आप, बैक इस पे आओ आप। मुझे एक बात बताओ आप, यदि बेटा मैं आपसे पूछूं डायफ्राम से अटैचमेंट, जैसे डायफ्राम है ना नीचे, पोस्टीरियर सरफेस पर डायफ्राम है कि नहीं है, इससे बेटा कौन सी मसल अटैच होगी डायरेक्ट? EICM की IICM? सोच के आंसर देना। EICM। बताऊं क्यों? देखो, दो मुझे अगेन उस कागज को, ये रहा, कि बेटा IICM तो ये है जिसका जब नीचे जाने का वक्त आया तो वो कहां चली गई? अंदर। यस और नो? EICM ही तो वो मसल है बेटा, जब वो नीचे आई तो कहां निकली? बाहर। तभी तो उसको EICM बोले। अब सुनना बेटा, यहां पर जो ऐसे अटैच होती है, मैं थोड़ा सा ड्रॉ करता हूं आपको इस तरीके से। ये जो मसल्स है, इसी का नाम है बेटा EICM। अभी क्या काम करती है देखना। और नीट यूजी का इतना धांसू क्वेश्चन जो अभी तक नहीं आया है, बट अब आ जाएगा, मैंने पढ़ाया है ना इसीलिए, और NCERT में दे भी रखा है।
कि बेटा EICM और IICM ये आउटसाइड सीम हो रही है, ये इनसाइड सीम हो रही है। तो बेटा यदि आउटसाइड सीम है तो हमारी स्टर्नम को और हमारी रिब्स को ये आउटसाइड ही क्या करा देगी, मूव। यस और नो? देखो जरा, आओ डायग्राम पे एक बार बैक आओ कि देखो बेटा ये EICM ये अटैच है रिब्स से, डायफ्राम यहां से। जब बेटा इसमें कंट्रक्शन होगा ये बाहर निकलती हुई दिख रही है ना, तो ये हमारी इस रिब्स को और स्टर्नम को कहां शिफ्ट कर देगी, अपवर्ड। समझ रहे हैं ना? और IICM में जब कंट्रक्शन होगा तो वो कहां जा रही है, अंदर। तो हमारी स्टर्नम को और रिब्स को कहां लेके चला जाएगा, इनवर्ड। यस और नो? सुनना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, और यही मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं कि बेटा EICM में जब क्या होगा, कंट्रक्शन, तो रिब्स प्लस कौन, स्टर्नम, ये मूव करेंगे कहां, अपवर्ड, आगे की साइड से। और बेटा जब ये अपवर्ड मूव करेंगे तो जो थोरेसिक कैविटी है वो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, अरे इंक्रीज होगी बेटा। यस और नो? अरे भाई इसको आप आगे खिसका दिया आपने, किसको, स्टर्नम को, रिब्स को, तो थोरेसिक कैविटी इंक्रीज नहीं होगी, होगी। अगला बेटा EICM में होगा कंट्रक्शन, तो आपकी रिब्स प्लस कौन बोलो, स्टर्नम, ये मूव करेगी इनवर्ड। और बेटा इनवर्ड मूव करेगी तो इससे बेटा जो आपका थोरेसिक कैविटी है वो क्या होगा, डिक्रीज। अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, आओ बेटा दोबारा से उसी डायग्राम पे। ये डायग्राम जब मैं आपको इंस्पायरेशन पढ़ाऊंगा कि सांस अंदर कैसे जाती है, तो बेटा मैं कैसे करूंगा शुरुआत, देखना। मैं सबसे पहले बोलूंगा कि डायफ्राम की फ्रेनिक मसल्स में होगा कंट्रैक्शन। ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ फ्रेनिक मसल डायफ्राम बिकम फ्लैट। डायफ्राम बिकम फ्लैट, thoracic volume increase but on the axis anterior posterior. yes or no? और इससे कौन अटैच है, EICM। जब एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस से थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो EICM में भी क्या होगा, कंट्रक्शन। And due to contraction of EICM, thoracic volume also increase, but dorsoventral surface या एक्सिस नहीं आया समझ में। देखो डायफ्राम हो रहा है फ्लैट, तो एक्सिस इंक्रीज हो रहा है एंटीरियर पोस्टीरियर। EICM में हो रहा है कंट्रक्शन, तो स्टर्नम और रिब्स अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो थोरेसिक कैविटी तो EICM भी इंक्रीज कर रही है, बट एक्सिस डायफ्राम से अलग है। EICM का जो एक्सिस है वो डोर्सो वेंट्रल है। और जब आप NCERT का पेज नंबर 271 देखेंगे तो ये दोनों के दोनों एक्सिस लिखे हुए हैं कि डायफ्राम के कंट्रैक्शन से थोरेसिक कैविटी का कौन सा एक्सिस इंक्रीज होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर, और EICM के कंट्रैक्शन से डोर्सोवेंट्रल। बेटा फाइनली थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना, थोरेसिक वॉल्यूम होगा इंक्रीज तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, एयर एंट्री मारेगी, दैट इज इंस्पायरेशन। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं,
कि बेटा इंस्पायरेशन में, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, कल पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को। इंस्पायरेशन में EICM कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन समझ में आया मैं क्या बोला हूं आपसे? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ EICM, फर्स्ट और सेकंड? फिर सुन लो, मैं आपको बोल रहा हूं इंस्पायरेशन में डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने से EICM में कॉन्ट्रैक्शन होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड, EICM में कॉन्ट्रैक्शन होने से डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। अरे फर्स्ट सही है, और इस बात को जहन में बिठा लेना कि द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन एंड द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम डायफ्राम। आगे बात समझ में? शुरुआत किससे करनी है? डायफ्राम से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब इतना पढ़ने के बाद हम बेटा शुरू करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। लेकिन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ाने से पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि रेस्पिरेशन के कितने स्टेप्स होते हैं और वो कैसे कैसे परफॉर्म होता है। तो ना तो आप फोन देखेंगे कितना टाइम है, ना वॉच देखेंगे कितना टाइम है, केवल स्टेप्स पढ़ लेते हैं फिर आपको छोड़ देंगे। 10 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है? सुनिएगा जरा, आज टॉपिक बहुत ज्यादा समझने वाले थे, इधर ध्यान दीजिएगा बेटा। टॉपिक का नाम है स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सुनिएगा जरा, यदि बेटा मैं आप लोगों से रेस्पिरेशन की बात करूं तो रेस्पिरेशन बेटा एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसको हम लोग 3 पार्ट्स के अंदर बेटा डिवाइड करते हैं, या ऐसे कह देता हूं 3 स्टेप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक जो होता है बेटा, इसका नाम है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जो बेटा सेकंड स्टेप होता है उसका नाम होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। और बेटा जो थर्ड स्टेप होता है इसी का नाम होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सुनिएगा जरा, यदि बेटा मैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की आपसे बात करूं तो पूरा ध्यान बोर्ड पर। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में बेटा सबसे आउटसाइड तो कौन होता है? एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट से बेटा कुछ गैसेस किसके पास पहुंचती हैं? लंग्स के पास या एल्वियोलाई के पास, एक ही बात है। और एल्वियोलाई से कुछ गैसेस कहां पहुंचती हैं? एनवायरमेंट में। मतलब गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एनवायरमेंट एंड लंग्स, इसी को हम लोग नाम देते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक बात बता दूं बेटा आपको कि ये जो एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन होता है ना, ये एक कैसा प्रोसेस होता है? वॉलेंट्री। इसको आप रोक सकते हैं। और एनसीईआरटी इस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को कहती है कि यही कौन है? ब्रीदिंग। और इसका दूसरा एक और नाम होता है बेटा, जिसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। अरे क्या बोलते हैं इसको? पल्मोनरी वेंटिलेशन। बोलो
यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यह है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब बेटा ये जो इंटरनल रेस्पिरेशन है ना आपका, इसको हम लोग 2 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। एक पार्ट में क्या होता है बेटा, पूरा ध्यान बोर्ड पर, गैस कहां तक पहुंच चुकी है? लंग्स तक। एक स्टेप में तो बेटा ये जो गैसेज हैं ये लंग्स से और कहां पहुंच जाएंगी? ब्लड में। और ब्लड की गैसेज कहां पहुंच जाएंगी? लंग्स में। इस प्रोसेस को एनसीईआरटी बोलती है गैसियस एक्सचेंज। क्या बोलते हैं इसको? गैसियस एक्सचेंज। अगले स्टेप में क्या होगा? जो गैसेज पहुंच चुकी हैं ब्लड पे, वो ब्लड से कहां पहुंच जाएंगी? सेल में। और सेल के अंदर जो गैसेज हैं वो कहां जाएंगी? ब्लड में। बेटा गैसेज का ब्लड से सेल, सेल से ब्लड, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, जिसमें आप पढ़ोगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। लेकिन बेटा ये जो गैसियस एक्सचेंज होता है, इसका एक और नाम होता है, इसको हम लोग कहते हैं एल्वियोलर वेंटिलेशन। क्या बोलते हैं? एल्वियोलर वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन, एनवायरमेंट एंड लंग्स। और बेटा बिटवीन लंग्स एंड ब्लड गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज एल्वियोलर वेंटिलेशन। बेटा सिर्फ ये 2 प्रोसेस आपके इस चैप्टर में है। और बेटा ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, ये प्लांट्स में और हम में लगभग एक जैसा होता है, जिसको आप पढ़ोगे। एक चैप्टर आएगा प्लांट फिजियोलॉजी में, जिसका नाम होगा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, वहां आप इसको पढ़ोगे। लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं कि सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है। O2 यूज्ड बाय सेल एंड प्रोड्यूस्ड एनर्जी प्लस CO2 प्लस H2। ये सेलुलर रेस्पिरेशन भी बेटा 2 टाइप का होता है। थोड़ा सा बता देता हूं यहां पर। एक वो जिसमें O2 होती है प्रेजेंट, और एक वो जिसमें O2 होती है एब्सेंट। जिसमें O2 होती है प्रेजेंट, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। और जिसमें O2 नहीं होती प्रेजेंट, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। यह बेटा मेरा टॉपिक नहीं है तो मेरा, खैर नहीं समझ में आए तो बता देना, आपके लिए छूट है। 135 माइटोकॉन्ड्रिया लिखी हुई है। वो कहती है कि उसके पास में खुद का डीएनए भी होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को डिवाइड करने के लिए किसी की नीड नहीं होती, सेल डिवीजन की नीड नहीं होती। सेल को एनर्जी का नीड है, इंडिपेंडेंट तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होता है। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन वैसे बोलते हैं क्या उसको? अरे बैक्टीरिया के साथ कोरिजन बताते हैं, 70s राइबोसोम, सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए, और फ्रेगमेंटेशन से डिवीजन। तो उसका डीएनए कभी भी रेप्लिकेट हो जाता है भाई, जब तक इंफॉर्मेशन ना हो ना कि डीएनए कौन सा है। एस फेज मत बोलना, कोई बात नहीं, होता रहता है। इतना छाप लिया तो आज के लिए काफी है इतना।